नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह आवाना और आप देख रहे हैं संजना टाइम्स। दोस्तों, भारत की राजनीति इस समय ऐसे मोड़ पर आ गई है जो कुछ समय बाद अगर यही माहौल रहा और इसी तरह चलता रहा तो विपक्ष विहीन हो जाएगी। मैं इसका उदाहरण दूंगा आपको कि विपक्ष विहीन कैसे हो जाएगी। आप लोकतंत्र में जीते हैं, आपको लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, परंतु जब आपका वोट ही आपसे चुरा लिया जाए तो लोकतंत्र कहां बचेगा। सोचने वाली बात यह है कि जब भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी जा रही थी तो उसमें गरीब और अमीर का फासला मिटाने के लिए कि गरीब भी एक लाइन में खड़ा होगा और अमीर भी एक लाइन में खड़ा होगा, सबको मताधिकार का अधिकार दिया था। परंतु वो अधिकार अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं छिनता जा रहा है और जो इस समय देश की सत्तारूढ़ पार्टी है वो अब विपक्ष को खत्म करने पर तुल गई है। अब नहीं, अब कहें या कुछ साल से विपक्ष को खत्म करने पर तुल गई है। पहले सरकार को गिराया जाता है, पहले विधायक खरीदे जाते हैं, उसके बाद सरकार गिराई जाती है, अपनी सरकार बनाई जाती है और फिर अपने तरीके से चुनाव कराया जाता है और दोबारा से अपनी सरकार बनाई जाती है। कुछ ऐसा संदेश और ऐसा वातावरण इस समय इस देश में चल रहा है। आप कहेंगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री परसों शाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर खड़े होकर कुछ बोल रहे थे और वो बोल रहे थे कि कांग्रेस टूट जाएगी, विपक्ष टूट जाएगा। ऐसा जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया था। आपको यकीन नहीं है तो आप पहले सुन लीजिए एक बार। एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आया, उसको चुनाव चिन्ह दे दिया गया। एक उसकी जो उद्धव ठाकरे, उसकी कोई बात नहीं मानी गई, चुनाव आयोग ने नहीं मानी। तब के राज्यपाल ने किस तरह से बर्ताव किया, किस तरह उसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और किस तरह उससे इस्तीफा लिया गया, किस तरह उसको हटाया गया, ये सबको पता है। चुनाव चिन्ह छीनकर एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। वहीं उसी महाराष्ट्र में अजीत पवार पर हाथ रखा, अजीत पवार से एनसीपी को तुड़वाया और 80-85 साल के बूढ़े शरद पवार को की पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया और पार्टी खत्म कर दी। आज 10 विधायक है उसके। दूसरी तरफ जब चुनाव होता है महाराष्ट्र का तो वहां एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को फट्टे से लगा दिया जाता है। बीजेपी अपने दम पर कुछ सीटें कम करके वह चुनाव जीत जाती है और वो केवल अब मोहर के मंत्री हैं और मोहर के सपोर्टर हैं। इसी तरह आप दूसरी तरफ चलिए, बिहार का हाल। आज बिहार में क्या स्थिति है? बिहार में नीतीश कुमार को ऐसे दोराहे पर बीजेपी ने लाकर खड़ा कर दिया है कि वो ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। विपक्ष के पास इतना बहुमत नहीं है कि नीतीश को मिलाकर सरकार बना ले और बीजेपी की मजबूरी नहीं है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। ऐसा खेल इस देश ने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे खेल में इस समय विपक्षी दल फंस गए हैं। पहले ये देखिए, जो जिसको 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिलता है उसे 25 सीट मिलती है और जिसे 1 करोड़ से नीचे वोट मिलती है, कम मिलती है, वो 89 सीट जीत जाता है। पहले ये आंकड़ा देखिए आप एक बार। दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि इस चुनाव परिणाम ने जहां राजनीतिक पंडितों को धराशायी किया, वहीं बिहार में ऐसा प्रचंड बहुमत आज़ादी के बाद पहली बार किसी दल को आया है या किसी गठबंधन को आया है।
तेजस्वी यादव जो सबसे आगे निकल रहे थे चुनाव प्रचार में, वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए और बीजेपी जो चुनाव में काफ़ी पीछे बताई जा रही थी वो पहले नंबर पर आ गई। वहीं जनता दल यूनाइटेड, जिसको सब चुनावी पंडित पहले स्थान पर बता रहे थे, वो दूसरे स्थान पर आ गई। सवाल ये नहीं है कि कौन किस नंबर पर आया, परंतु अगर वोट का हिसाब देखा जाए तो न्यूज़ 18 की खबर के अनुसार केवल एक राजद ऐसी पार्टी है जो करोड़पति बनी, यानी करोड़ से ऊपर वोट जिसने लिया, बाकी सब लाखों में रहे और वही पार्टी सबसे कम सीटें जीतती है। ये खेल है। क्या कितने वोट मिले हैं किसको, ये मैं अभी आपको बताता हूं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वोट पाने के लिए राजद करोड़पति, जबकि बीजेपी और जेडीयू लखपति हो गए। आरजेडी को कुल 1 करोड़ 11 लाख वोट मिले, जो राज्य में डले हुए वोटों का 23% है। वहीं बीजेपी को 99 लाख वोट मिले, जो 20% है, 20.8% है। जेडीयू को 93 लाख वोट पड़े, जो 19.25% है। इस तरह वोट पाने में अकेली आरजेडी एक ऐसी पार्टी थी जो सबसे ऊपर रही, परंतु उसका आंकड़ा सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। आज जो पंडित है, जो चुनावी पंडित है, वो ये इसी का आकलन करने में जुटे हुए हैं कि आखिर ये खेल हुआ तो कैसे हुआ। आज आपको मैं एक दो चीज और बताने वाला हूं। इसी तरह अगर आप लोकसभा के परिणाम देखें 2024 के, तो भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट मिलती है, जो 88,85,818 वोट पाती है। जनता दल यूनाइटेड को 12 सीट मिलती हैं, जो 80,20,732 वोट पाती है। लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीट मिलती हैं, जो 2,28,39,36 वोट पाती है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल 14% वोट लेकर फिर 4 सीटें पाती है। कांग्रेस 6% वोट पाकर केवल 3 सीट पाती है। भाकपा माले 2 सीट पाती है और अन्य 2 सीट पाती है। खेल ये है कि जब इतना बड़ा वोट प्रतिशत मिल रहा है और सीटें कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, तो क्या ये वोट जो डल रहा है ये छांट के डाला गया, या जो विधानसभा के मुताबिक जो वोट पड़ा है वो एक विधानसभा में ज़्यादा पड़ गया, एक में कम पड़ा? क्या ये भी आंकड़ा हो सकता है? या ये आंकड़ा भी हो सकता है कि जहां 12-12, 14-14, 20-20 वोटों से भी कैंडिडेट जीते हैं, वहां कोई खेल हुआ है क्या? अब इसी पर इस समय बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि 89 सीट के बाद बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड 85 सीट पाकर दूसरे नंबर की पार्टी है। वहीं राजद 26 सीट पाकर तीसरे नंबर पर है। तो लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका चौंकाने वाला रिजल्ट है, जो 29 सीटों पर लड़ती है और 19 सीट प्राप्त कर लेती है, क्या ये मोदी मैजिक है? सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री ने खुले रूप से परसों शाम को कहा कि कांग्रेस का एक धड़ा टूटने के कगार पर है। क्या अब प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि अब विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर देंगे? क्या प्रधानमंत्री वही हाल जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का किया था, वही हाल राहुल गांधी का करने वाले हैं? ये राहुल गांधी को डरा रहे हैं या वास्तव में कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? कांग्रेस के 99 सांसद हैं। अगर सांसद टूटते हैं, इतने सांसद टूटते हैं, इतने कार्यकर्ता टूटते हैं कि जो बीजेपी के सपोर्ट में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में एक बार फिर से महाराष्ट्र का वो अध्याय दोबारा से खुल जाएगा। मैं मानता हूं कि शशि थरूर जैसे नेता और मनीष तिवारी जैसे नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस के ना चाहते हुए भी उन्हें विदेशी डेलीगेट पर भेजा था बीजेपी ने। उस बात को नकारा नहीं जा सकता कि बीजेपी पहले से हाथ रख रही थी, परंतु अब खुले रूप से अगर राष्ट्रीय पार्टी को भी तोड़ने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, तो ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राहुल गांधी क्या करेंगे अगर पार्टी टूटती है तो? दूसरी तरफ आरजेडी में परसों बयान दिया प्रधानमंत्री ने
कल से बवाल मचा हुआ है। रोहिणी आचार्य ने पार्टी छोड़ दी, रोहिणी आचार्य ने अपना वो परिवार छोड़ दिया, रोहिणी आचार्य ने तरह तरह के आरोप तेजस्वी यादव पर लगाए। जीतने से पहले वो क्या बोल रही थी और हारने के बाद वो कहते हैं ना, बुरा वक्त हो तो ऊंट पर बैठे कुत्ता काट जाता है। इस समय आरजेडी का बुरा हाल है। तो ऐसे में जब रोहिणी आचार्य को तेजस्वी के साथ रहना चाहिए था, लालू प्रसाद यादव के साथ रहना चाहिए था, उस समय ये कदम क्यों उठाया गया? इसके पीछे क्या खेल है? पहले ये देखिए कि रोहिणी आचार्य चुनाव से पहले क्या बोल रही थी और चुनाव के बाद यानी कल उन्होंने क्या बोला है। गणना की शुरुआती चरण 4-5 राउंड की गिनती संपन्न हुई है। भ्रामक गुमराह करने वाले रुझानों को परिणाम मानने की गलती कर मतदान केंद्रों को न छोड़ें। मतगणना के निर्णायक राउंड्स की गिनती होने तक पूरी मुस्तैदी, सतर्कता व सजगता के साथ मतगणना केंद्रों पर बने रहकर वोट चोरों को किसी भी प्रकार की धांधली गड़बड़ी करने की कोई गुंजाइश न दें। तो और तेजस्वी के बीच मतलब घर, वो मेरा भाई है, छोटा भाई है, मेरा बेटा जैसा है वो। बचपन से हम उसको देखे हैं, दोनों भाई, चाहे मेरी बहनें भी हैं। परिवार में कभी कुछ हो सकता है क्या? परिवार में कभी मनमुटाव हो सकता है? हाँ, तो ये सब अफवाह हैं। ये लोग झूठ बोल करके, क्योंकि जिनका परिवार नहीं है वो लोग इसी काम में रहते हैं कि कैसे भाई बहन को लड़ाया जाए, कैसे भाई भाई को लड़ाया जाए। तो जिनका घर परिवार नहीं है वही लोग ये सब अफवाह उड़ाते हैं। ऐसी मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप तेजस्वी को अपना बेटा कहने वाली रोहिणी आचार्य अचानक इतनी कैसे होगी? दो लोगों का वो नाम ले रही है, एक संजय यादव है और एक है रमीज। इन दोनों ने के ऊपर आरोप लगाया है रोहिणी आचार्य ने कि ये तेजस्वी के खास है और ये लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं। एक नेशनलिस्ट है कोई आदमी, उसने रोहिणी आचार्य के ट्वीट को रीट्वीट किया है और वो रमीज के बारे में क्या बता रहा है, एक बार ये भी देख लीजिए आप। भाई को लड़ाया जाए, तो जिनका घर परिवार नहीं है वही लोग ये सब अफवाह उड़ाते हैं। ऐसी कौन है रमीज, जो बिहार में राजद की हार के बाद लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य बहन ने जिनका जिक्र किया है पार्टी छोड़ने के बाद? रमीज नेमत गैंगस्टर आपराधिक मानसिकता का है, बलरामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और झारखंड प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुके और उनकी दोस्ती संजय यादव से। रमीज नेमत संजय यादव के लिए काम करता है और उस पर हत्या का मामला चल रहा है और उसके ससुर पर भी, जो उत्तर प्रदेश में टॉप 10 अपराध में आता है, अभी जेल से बेल पर चल रहा है। ये जो दावा यहां पर किया जा रहा है, इसकी पुष्टि का मेरे पास कोई जरिया नहीं है कि क्या रमीज नेमत वाकई ऐसे हैं, मगर रोहिणी आचार्य ने यह जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है। मैं मानता हूं पारिवारिक कलह कहीं पे भी हो सकता है, मैं ये भी मानता हूं पार्टियां टूट सकती है, परंतु क्या बीजेपी के दफ्तर से प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को एक राष्ट्रीय पार्टी के बारे में इस तरह की बातें करना शोभा देता है? और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल जो 1 करोड़ से भी ज्यादा वोट लेकर बिहार में 25 सीटों पर अटक गई, उसमें अचानक हलचल बढ़ जाती है। क्या इसके पीछे भी बीजेपी के लोगों का हाथ है? अगर कांग्रेस कल टूटती है तो उस कंडीशन में राहुल गांधी कौन सा कदम उठाएंगे? कांग्रेस के कौन से नेता हैं जो जाएंगे? मैं दो तीनों को तो मैं भी जानता हूं कि जो जा सकते हैं, परंतु इतने सांसद क्या प्रधानमंत्री तुड़वा देंगे? ईडी सीबीआई का डर दिखाकर किस किस को आप अपने पाले में शामिल करेंगे? आप पहले ही भ्रष्टाचारियों से भरे हुए हैं। आपने हेमंत बिस्वा शर्मा को, जिसके ऊपर आपने बुकलेट निकाली थी, उसे आप बीजेपी में शामिल कर चुके हैं। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को आप ले चुके, जो 80,000 करोड़ घोटाले में था। एकनाथ शिंदे को आप ले चुके हैं। तो और कितने नेता और कितनी पार्टियां हैं जिन्हें आप तोड़ेंगे? क्या ये धमका रहे हैं प्रधानमंत्री
क्या ये वास्तव में विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री इस देश से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जब सामने कोई पार्टी नहीं होगी तो क्या है का लोकतंत्र? एक तरफ वोट पड़ेगा, एक तरफ जीत घोषित हो जाएगी। ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जनता दल में तोड़फोड़ करके किस तरह से अपना लाभ उठाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्या राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों भी तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि उनके पास इस समय 4 विधायक कम है। नीतीश कुमार को अगर हटा दिया जाए तो क्या राष्ट्रीय जनता दल भी टूट जाएगी और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना देगी? ये तो तय है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी बिहार में, परंतु ये अभी नहीं सोचा गया था कि रोहिणी आचार्य के जरिए बीजेपी राष्ट्रीय जनता दल में सेंध लगा सकती है। सोचने वाली बात है। वहीं कांग्रेस को भी अब इस बात से सतर्क रहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री की इस समय जो निगाहें हैं वो शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे नेताओं पर है। शशि थरूर पहले ही राहुल गांधी के खिलाफ बोल चुके हैं और मनीष तिवारी 23 लोगों में से है जिन्होंने लेटर लिखा था कि राहुल गांधी का नेतृत्व हमें स्वीकार नहीं है। ऐसे में जो 23 और हैं वो कौन से सांसद है? ये 2 सांसद तो हैं, परंतु उनमें से कोई एकाध हो तो हो, वरना कोई सांसद नहीं है। वो अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। तो क्या बीजेपी उन्हें डराकर अपने पाले में शामिल करना चाहती है? क्या बीजेपी 1 करोड़ से ज्यादा मत लेने वाली राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ना चाहती है? क्या बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को भी तोड़ देगी? क्योंकि उसके भी 2 खास ललन बाबू और संजय झा इस समय अमित शाह की गोद में बैठे हुए हैं। अगर कुछ नीतीश कुमार इधर उधर करेंगे तो हो सकता है जनता दल यूनाइटेड भी टूट जाए, क्योंकि उसमें कुछ विधायक तो इनके भी समर्थक होंगे। बाकी देखते हैं कब मुख्यमंत्री कौन बनता है बिहार में और कब ये कांग्रेस में सेंध लगाने का प्रयास करते हैं बीजेपी वाले। ये आने वाला वक्त बताएगा। परंतु आप खुद सोचिए कि जब विपक्षी दल खत्म हो जाएंगे तो लोकतंत्र कहां रहेगा? राजशाही आ जाएगी। और मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग राजशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ऐसे कदम है जो इस देश के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। चंद फायदे के लिए कुछ लोग इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और उसे नष्ट करके यहाँ मनुवाद लाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मेरे ख्याल से तो सावधान रहना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।